गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो आज हम लोग फिर से 2015 के 10 more क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मोस्टली प्रायोरिटी हम लोग देंगे इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चंस का, ठीक है। बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड फॉर यू ऑल्सो हम लोगों ने जो कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के बीजेटी वगैरह पढ़े हैं, डायोड वगैरह पढ़े हैं, ठीक है। आपने जो चलो आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस लेके सॉल्व करते हैं, बिकॉज 2 दिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है। और आज का जो क्वेश्चन मैंने सर्च करके निकाला है 2015 के पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन निकाला, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप लोगों ने जो डायोड बीजेटी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम लोग यूज़ करेंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फ्रेंड्स ऑल्सो। और जो ऑनलाइन बच्चे आप लोग रहते हो उनको भी आज ये हेल्पफुल मिलेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन वाले बच्चे और आप लोगों ने हम लोग की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की है। तो मैं क्लासरूम में जितने भी टेस्ट सीरीज जो आप लोग को संडे को करा रही हूँ वो आप लोग के सेक्शंस वाइज है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिया क्या है, द इम्पीडेंस ऑफ 20 वोल्ट जनरेटर, ठीक है, इज समथिंग। फिर क्या बोला है कि इम्पीडेंस ऑफ द लोड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब देखो बात चल रही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की, तो हम क्या करेंगे कि रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड में जितना रेजिस्टेंस हो रहा है, जितना इम्पीडेंस होगा, नॉट रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इमेजिनरी टर्म भी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई इंडक्टर या कैपेसिटर बैठा होगा। सो ऐसे टाइम पर हम कहेंगे कि दोनों की मैचिंग जब हो जाती है तो हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन एक बात इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉन्जुगेट होता है, सेम इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड का पर कॉन्जुगेट होता है। सो फॉर दैट रीजन इसका आंसर बहुत ही इजी सा होगा कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। ये तो देखो मैचिंग करवानी है, परफेक्ट मैचिंग करवानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2.0 कुछ यहाँ पर आएगा और 3J, ठीक है। ये तो ओम तुम्हारा जो आंसर है, जो रिसीविंग एंड का पूछा है वो होगा जो कि लोड का इम्पीडेंस ऑफ लोड, ये होगा इम्पीडेंस ऑफ लोड, ठीक है। लेकिन ये होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये +J3 है तो यहाँ पे -J3 होगा। अब बच्चों ने, आप लोगों ने जो आंसर दे रहे हो ऑनलाइन वाले, आप ये थोड़ा ध्यान रखो ना कि कॉन्जुगेट आप लोग लिखेंगे, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे बस प्लस, क्योंकि ये भी एग्जामिनर में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन का है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस क्या करना है, फॉर्मूला बैठाना है, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। ये है वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा है कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। डायरेक्ट सा फॉर्मूला लिख दो। डायरेक्ट सा फॉर्मूला क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, ठीक है, फुल लोड वोल्टेज, ठीक। और क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। बस बैठा दो इसको। द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन सप्लाई प्रोवाइडिंग 100 वोल्ट एट नो लोड, मतलब नो लोड में कितना है, 100 है और उसमें 95 है, डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/95 इंटू 100, ठीक है। इतना परसेंटेज आएगा, आप उसको शॉर्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एच पैरामीटर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एच पैरामीटर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं बोला है, बीजेटी का इनपुट और आउटपुट सेक्शन में एच पैरामीटर कैसे काम करेगा ये सिर्फ बोलना है। तो आप जानते हो कि ये जो पोर्ट वाले होते हैं आप लोग लीनियर वाला, तो हम लोग क्या इस मॉडल की शुरुआत कैसे करते हैं, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर ये 1 है और एक 2 है, यहाँ से करंट I1 जा रही है, ठीक है, और यहाँ से R V1 है, इधर से क्या है I2 और V2, पोर्ट 1 पोर्ट 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि इनपुट जो वोल्टेज है V1 और I2 ये दोनों किसके फंक्शन है, V2 और I1 के फंक्शन है, ठीक है। सो ये जो V2 और I1 के फंक्शन है ये कैसे हम लोग काम करेंगे, पहले हम लोग बनाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या होगा, 4 एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। सो ट्राई करो, आप लोग जो यहाँ पे हो वो लोग भी ट्राई करो अपने आप, क्योंकि हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ को पढ़ा है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
हमारा I2, ये दोनों किसका फंक्शन हो जाएगा, ये होगा V2 और I1 का फंक्शन, जिसे हम लोग H11 किसमें लिख सकते हैं बताइए, I1 प्लस H12 V2। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन क्या बनेगी, H21 I1 प्लस H22 V2, ये दोनों बनेगी। किसकी बनेगी, एक किसका होगा, V1 का होगा और एक I1 का होगा, I2 का, सॉरी। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। तो इससे हमारा देखो बीजेटी का बोला है, तो बीजेटी का जो पैरामीटर होता है आप लोग जानते हो कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक तरफ ऐसा बनाते हैं और दूसरी तरफ कैसा बनाते हैं बताओ, करंट सोर्स, एक तरफ वोल्टेज सोर्स और एक तरफ करंट सोर्स का होता है। ठीक है, ये तो रफली डायग्राम मैंने बनाया है। ओके, नेक्स्ट, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, ओके। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक बीजेटी। अब जब ये एक बीजेटी बन गया है तो हम इस बीजेटी का जो क्या पूछा है, पूछा क्या है कि आप लोग को ऑप्शंस बता देते हैं। पूछा है कि ये जो बीजेटी का आउटपुट और इनपुट सेक्शन है, ठीक है, आउटपुट इनपुट सेक्शन जो है वो किस टाइप का मॉडल है। ठीक है, तो इनपुट में क्या है भाई, इनपुट में क्या है, इनपुट में हमारा क्या रहता है, इनपुट में हमारा वोल्टेज रहता है और आउटपुट में क्या रहता है, करंट रहता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, हम इसका आंसर लिखेंगे कि इनपुट सेक्शन एज वोल्टेज सोर्स एंड आउटपुट सेक्शन इज एज अ करंट सोर्स। ठीक है, इनपुट सेक्शन एज अ वोल्टेज सोर्स एंड आउटपुट, इनपुट सेक्शन आपका वोल्टेज है सोर्स और आउटपुट सेक्शन जो है करंट सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, चलो ये क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेगेटिव फीडबैक। अब देखो नेगेटिव फीडबैक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे जितने भी ऑपरेशन एम्पलीफायर्स बोलो या एम्पलीफायर्स बोलो, हम लोग जब भले ही गेन डिक्रीज हो सकता है लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी हुआ, नॉइस हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ, फ्रीक्वेंसी बैंड हुई जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो देखो अगर हम अपना ऑप्शंस में देखें, जो मैंने लिखा नहीं है, दिया हुआ है कि गेन स्टेबिलिटी एडवांटेज, गेन स्टेबिलिटी, डिक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, इंक्रीज ऑफ द बैंडविड्थ और इंक्रीज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। ऑब्वियस सी बात है, मैंने सबसे पहले आपको यही बोला था कि गेन डिक्रीज हो जाती है, गेन डिक्रीज हो जाती है, लेकिन गेन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी, ठीक है, गेन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि देखो एक होता है बर्कहाउज़न क्राइटेरिया जो हमेशा इसको ज़्यादा बोलेगा तब जाके ही, जैसे तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं बट हम लोग को प्रेफर करते हैं कि हमेशा इससे ग्रेटर हो। ठीक है, तो जो फैक्टर है वो क्या है, a अपॉन 1 प्लस a बीटा, ये जो फैक्टर है यही कहता है, मतलब एक्चुअली 1 प्लस ये इनटू में हो या डिवाइड में हो, ये फैक्टर जो है यही बोलता है कि कोई चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है नेगेटिव फीडबैक में या कौन सी चीज़ हमारे नेगेटिव फीडबैक में फायदेमंद नहीं है। तो और स्टेबिलिटी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है R1 R2 वाला सिस्टम, मतलब वोल्टेज डिवाइडर वाला सिस्टम। अब वोल्टेज डिवाइडर वाले सिस्टम में हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी हमारी सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, सो फॉर दिस रीजन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 4। क्यों, क्योंकि गेन डिक्रीज करती है तो ऑब्वियस ही बात है कि आउटपुट वोल्टेज कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ऑक्सीलेटर जो है 76 वाला, 76 वाला क्या है आपका, एक बोला है कि कन्वेंशनल जो आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर रहता है, इस ऑक्सीलेटर में यूजिंग लीड टाइप फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, लीड टाइप फीडबैक नेटवर्क में बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर गेन कितना होना चाहिए। देखो जब हम एक आरसी फेज शिफ्ट बनाते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तो एक एम्पलीफायर वाला सेक्शन रहेगा अपना, ठीक है, एम्पलीफायर वाला सेक्शन रहेगा,
यहाँ से आउटपुट वगैरह हम लोग सारी चीज़ें लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर लगाते हैं, फिर यहाँ से आउटपुट लेते हैं, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये कहा है कि ये तो एक सेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन किसका होता है, यहाँ पर एक सेक्शन होता है ये इसका आर और सी के कॉम्बिनेशन, ठीक है, आर और सी के कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये क्या देगा, 180 का देगा, ये तीनों कुल मिला के 180 का फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो जब ये चीज आती है तो यहाँ पर क्या होगा, ये करेगा 60, ये करेगा 120 और ये करेगा 180 का, फिर ये 180 इसमें प्लस हो जाएगी तो टोटल हमारा 360 आ जाए या 0 आ जाए, तो बात अपनी पूरी बन गई, ठीक है। अब ये हर एक फैक्टर पर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेकिन बात क्या है, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर गेन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर गेन। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम जानते हैं कि ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई न्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम लोग 3 यूज कर रहे हैं तो 1/√3 टाइम्स ऑफ आरसी हो जाएगा ना, 1/√3 टाइम्स ऑफ आरसी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास जो गेन है वो मिनिममली स्टेबल रहे। इसलिए ये थ्योरी पार्ट में आप लोग के नोट्स में मैंने लिखाया भी होगा कि जो नेगेटिव फीडबैक का जो गेन का पार्ट रहता है, अगर मैं इसको दूसरे कलर से लिखूं तो आपको इस क्वेश्चन में इजी होगा कि यहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो नीचे वाला मतलब जो फीडबैक पोर्शन है वो क्या है, वो एक्चुअली होगा क्या तुम्हारा V0/Pi होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/29 टाइम्स, तो बीटा आती है -1/29 टाइम्स, ठीक है। सो आई विल से दैट कि जो यहाँ पर ऑप्शन होगा जो हमें मिनिमम गेन चाहिए, जिससे कि हमें बाद में उसको जो मेरा मुख्य काम है इस आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बनाने के लिए, वो हमारा इतना गेन होना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 129 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग सबको समझ में आ रहा है जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, एंड फॉर यू ऑल एंड प्लीज माय फॉर योर यूट्यूब फ्रेंड्स आल्सो। नेक्स्ट है कि एक ऑसिलेटर क्या कन्वर्ट कर रहा है। देखिए ऑसिलेटर्स का ही मतलब है कि समथिंग जस्ट लाइक दिस वे, ठीक है। तो ऑसिलेटर्स क्या करेगा, ऑप्शन में देखो आपके एसी पावर को डीसी पावर में चेंज कर रहा है, डीसी पावर को एसी में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में चेंज कर रहा है। अब आप ये बताओ कि मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिक पावर में कौन चेंज करता है, जनरेटर चेंज करता है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिक पावर में मैकेनिकल कौन चेंज करता है, जो हम लोग मोटर्स यूज करते हैं वो कर रहे हैं। देन एसी पावर को डीसी में चेंज कर रहा है, कौन करता है, ये रेक्टिफायर्स करते हैं, और डीसी को एसी में कौन चेंज कर रहा है, ऑसिलेटर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 70 का सेकंड वाला ऑप्शन होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा ऑसिलेटर्स, मतलब डीसी पावर को कन्वर्ट करेगा एसी पावर में, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आ। अब देखो इसके जो ऑप्शंस है ना, ये देखो क्या है, सबसे इजी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, या हम लोग एफईटी जिसे कहते हैं, फेट, ठीक है, फेट कहते हैं जिसे। अब इसने क्या बोला कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस विद अ हाई इनपुट इंपेडेंस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस विद अ लो इनपुट इंपेडेंस, करंट कंट्रोल डिवाइस विद अ लो इनपुट इंपेडेंस, या करंट कंट्रोल डिवाइस विद अ हाई इनपुट इंपेडेंस। अब आप बताओ एफईटीज क्या होते हैं, एफईटीज ऐसा होता है जिसमें गेन, सोर्स और गेट होगा, ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। अब इसमें भी एन टाइप होता है और पी टाइप होता है कि जैसा चैनल हमारा बन रहा है, जैसा चैनल हमारा बन रहा है। तो अगर सोचो ये इधर है तो हम कहेंगे एन टाइप, और अगर ये ऑपोजिट रहता तो वो हो जाता हमारा पी टाइप, फाइन। सो एफईटी क्या है, पहली बात एफईटी जो है वो क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि आप जानते हो जब हम लोग एफईटी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा बनता है, और यहाँ पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस वैरिड होता है, और इसी के वजह से ही हमें जितना भी एम्पलीफायर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, इसके बाद मॉसफेट आती है, स्विचिंग वगैरह करवाते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी है, ये एफईटी का प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है पहले दिन, और इसका इनपुट जो है इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है। तो आपका जो ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 78 के ऑप्शन में पहला ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन क्या है, राइट है, जो कि ये कह रहा है कि जो इनपुट इम्पीडेंस टाइप का है
वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है, विथ इनपुट इम्पीडेंस हाई। फाइन, नेक्स्ट क्या है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। अब ऑप्टिक्स में आ जाओ। ऑप्टिक्स का क्या बोल रहा है कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न है किसी एक पॉइंट पर जहां पे हमें 12th ऑर्डर मैक्सिमम मिल रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना। अब व्हाट ऑर्डर मैक्सिमम विल बी विजिबल हियर, अगर हमने सोर्स ऑफ, देखो जब हमारा लैम्डा 1 था, जब हमारा लैम्डा 1 था, लैम्डा इज इक्वल 1 क्या था, 6000 एंगस्ट्रॉम था, 6000 एंगस्ट्रॉम था, तब हमें 12th ऑर्डर पर मैक्सिमम मिल रहा था, ठीक है। तो अब बोला है कि लैम्डा 2 उसी पॉइंट पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 हमारा 1400 है, 1400 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ जब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एन लैम्डा हो जाता है ना, एन लैम्डा हो जाता है। तो अब हमारा क्या है, रेशियो है भाई, ठीक है। तो लैम्डा से जो ऑर्डर है वो कैसा है, वो कैसा है बताओ, क्योंकि हम लोग पॉइंट तो सेम रखेंगे, वाई जो पॉइंट पोजीशन है वो तो हमारी सेम रहेगी, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस किस में आएगा, तो इस ऑर्डर के चेंज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर के चेंज को देखने के लिए क्या करेंगे, तो इस ऑर्डर के चेंज के लिए पहले हम ये कहेंगे कि मैक्सिमा एन लैम्डा डी बाई डी होता है, ठीक है। सो पॉइंट हमारा ऑल टाइम सेम रहेगा, चाहे y1 के लिए लो या y2 के लिए लो। अब जब मैक्सिमा देखते हैं तो मैक्सिमा कहता है कि एन लैम्डा डी बाई डी, डी है दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस, सोर्स बिटवीन सोर्स डिस्टेंस, और ये कौन सा डिस्टेंस है, सोर्स एंड स्क्रीन डिस्टेंस, स्क्रीन डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच की दूरी है। सो ये पॉइंट तो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर मैं y1 लिखूं, क्या है y1 के लिए लैम्डा कितने पर बना, 12 के लिए बना, लैम्डा 1 लिया था, d ले लिया। और y2 के लिए क्या लूंगी, ये मुझे पता नहीं है, लैम्डा 2 लूंगी और d लूंगी, y1 इक्वल टू y2, ये दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे y लिख देते हैं, ठीक है, y लिख देते हैं, और ये 12 लैम्डा 1 अपॉन y, और ये क्या हो जाएगा एन लैम्डा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सर्कुलर अपर्चर के ऊपर है, कहा है कि एक सर्कुलर अपर्चर है जिसकी डायमीटर 2 मिलीमीटर दी हुई है। अब ये क्या है, प्लेन वेव से इल्यूमिनेट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, प्लेन वेव से इल्यूमिनेटेड है। अब लाइट मोस्ट ऑफ द इंटेंस पॉइंट ऑन द एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, एक है मिलीमीटर में, एक है सेंटीमीटर में। तो पूछा है कि लैम्डा क्या होगा, तो पूछा है क्या कि लैम्डा क्या होगा। अब देखो हम सीधा सा फॉर्मूला भेज दें, सर्कुलर अपर्चर के लिए मैंने आप लोगों को नोट्स में देखो क्या लिखा था, सर्कुलर अपर्चर, ठीक है। प्लीज देखो जितने भी सॉल्व हम लोग कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2013 और 2015 का जो पेपर पैटर्न था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, वो इंटायरली डिफरेंट हो गया है 2018 वाला। सो नेक्स्ट वीक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग 2018 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तब तक आर स्क्वायर अपॉन बी, तो आर स्क्वायर क्या है 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर अपॉन बी 200 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स इंटू 10 टू द पावर -6, या हम कह सकते हैं कि 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the ratio of the spontaneous emission constant and the stimulated emission constant is proportional to nth power of the frequency। तो ये जब nth power of the frequency हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इन दोनों का जो रेशियो है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, आपका क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं। क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं कि एक 3 1 -1 और -3, 3 1 -1 और -3, कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन लिखा है आप लोगों के लिए कि जब आंसर निकालेंगे तो कितना कंफ्यूज करेंगे, प्लस होगा लेवल पे डालना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने क्या लिखा कि a2 r स्क्वायर अपॉन b, तो r स्क्वायर क्या है 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर अपॉन b 200 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स इंटू 10 टू द पावर -6, या हम कह सकते हैं कि 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
The ratio of the spontaneous emission constant and the stimulated emission constant is proportional to nth power of the frequency. तो ये जब nth power of the frequency हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इन दोनों का जो रेशियो है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं। क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं कि एक 3 1 -1 और -3, 3 1 -1 और -3। कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन लिखा है आप लोगों के लिए कि जब आंसर निकालेंगे तो कितना कंफ्यूज करेंगे। प्लस होगा क्वेश्चन होता है भाई, ये फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट फोटोन एक्साइटेशन, फोटोन एक्साइटेशन एक्चुअली। अब देखो ये कंफ्यूजिंग वाला है, फोटोन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हैं, या इनइलास्टिक कॉलिजन, एटॉमिक कॉलिजन और केमिकल में है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो population inversion ये लास्ट दो जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप लोग मुझे बताना कि पैरेलक्स और डेप्थ को डेमोंस्ट्रेट करता है कि नहीं, और ये रिकॉर्ड क्या करता है, फेज वेरिएशन रिकॉर्ड करेगा कि इंटेंसिटी। देखो ये याद रखना कि जो होलोग्राफी होता है वो कहीं आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बोल देगा कि भाई ये फेज वेरिएशन नहीं करता है। होलोग्राफी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उस टाइप्स में आप देखोगे कि फेज वेरिएशन भी मेजर करता है और इंटेंसिटी भी मेजर करती है। ठीक है, सो फोर्थ विल बी द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया है और बोला है कि एयर इज होलोग्राफी का यूज करके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये भी इजी है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इट डेमोंस्ट्रेट बोथ डेप्थ एंड पैरालैक्स एंड इट रिकॉर्ड्स ओनली इंटेंसिटी वेरिएशन नॉट द फेज वेरिएशन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि होलोग्राफी में कौन ये लास्ट दो जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप लोग मुझे बताना कि पैरेलक्स और डेप्थ को डेमोंस्ट्रेट करता है कि नहीं, और ये रिकॉर्ड क्या करता है, फेज वेरिएशन रिकॉर्ड करेगा कि इंटेंसिटी। देखो ये याद रखना कि जो होलोग्राफी होता है वो कहीं आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बोल देगा कि भाई ये फेज वेरिएशन नहीं करता है। होलोग्राफी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उस टाइप्स में आप देखोगे कि फेज वेरिएशन भी मेजर करता है और इंटेंसिटी भी मेजर करती है। ठीक है, सो फोर्थ विल बी द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया है और बोला है कि एयर इज का न्यूटन्स रिंग के। तो अगर हम लोग न्यूटन रिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, किसका फॉर्मूला रहता है कि न्यूटन रिंग में हम लोग जो रिंग्स देखते हैं और जो तो अगर हम लोग न्यूटन रिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, किसका फॉर्मूला रहता है कि न्यूटन रिंग में हम लोग जो रिंग्स देखते हैं और जो रिंग का। ठीक है, अगर मैंने इसको डायमीटर d1 4n लैम्डा r बाई क्या हो जाएगा, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, लिक्विड लेयर म्यू जो मटेरियल। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, दोनों उसका रिफ्रैक्टिविटी दिया जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4n r डिवाइडेड बाई 4n r लैम्डा r बाई म्यू। अब देखो किसका वेरिएशन आएगा, nth तो ये सारी चीजें लैम्डा तो सेम ही रह जाएगी, इसका वेरिएशन आएगा म्यू का आएगा। ठीक है, तो ये r दोनों का बोल रहा है कि सेम है, तो मेरे पास क्या बचा कि 1 अपॉन इनटू म्यू आ गया, म्यू आ गया ना। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा ना, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, तो r डिवाइडेड बाई 4n r लैम्डा r बाई म्यू। अब देखो किसका वेरिएशन आएगा, nth तो ये सारी चीजें लैम्डा तो सेम ही रह जाएगी, इसका वेरिएशन आएगा म्यू का आएगा। ठीक है, तो ये r दोनों का बोल रहा है कि सेम है, तो मेरे पास क्या बचा कि 1 अपॉन इनटू म्यू आ गया, म्यू आ गया ना। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा ना, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, तो उसका रिफ्रैक्टिविटी दिया जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4n लैम्डा r बाई 4n लैम्डा r अपॉन 1 इनटू 1.3